ने हिंदी कविता से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स भेजे हैं और उनका सवाल बड़ा सीधा सा है। जी। आखिर कला, चाहे वो कविता हो, संगीत हो या सिनेमा, हमें हंसाती, रुलाती या हमारे क्या कहते हैं रोंगटे खड़े कैसे कर देती है? मतलब इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है? ये सवाल तो कला की आत्मा तक जाता है। और मजे की बात यह है कि इन नोट्स में इसका जवाब छुपा हुआ है। ये भारतीय काव्य शास्त्र के एक बहुत पुराने और गहरे सिद्धांत रस की बात करते हैं। हाँ, रस। और इन नोट्स में कुछ कोड वर्ड्स जैसे हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। सुनने में सच कहूँ तो बड़े भारी भरकम लगते हैं। लगते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से इस रस के कोड को क्रैक करना और ये समझना कि हमारी भावनाओं का ये पूरा केमिकल लोचा काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कविता समझने के लिए नहीं है। ये एक तरह से हजारों साल पुराना ब्लूप्रिंट है, ये समझने का कि कोई भी कहानी हमारे दिल और दिमाग पर असर कैसे डालती है। हाँ, मतलब जिसे आज इमर्सिव एक्सपीरियंस कहते हैं। हाँ, या यूजर एक्सपीरियंस, ये उसका भारतीय संस्करण है, आप कह सकती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है। चलिए फिर इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये नोट्स कहते हैं कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 तरह के रस बताए थे। जी, 8। जैसे प्यार के लिए श्रृंगार रस, बहादुरी के लिए वीर रस और हंसी मजाक के लिए हास्य रस। हाँ, ये शुरुआती वर्गीकरण था और हर रस के साथ एक स्थायी भाव जुड़ा होता है। स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है वो मूल भावना जो हम सबके अंदर मतलब पहले से मौजूद है, बस सोई हुई है। अच्छा। जैसे वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हम सब में उत्साह होता है, पर वो हमेशा जागा हुआ नहीं रहता। मतलब ये इमोशंस हम डाउनलोड नहीं करते, ये इनबिल्ट है ना? बिल्कुल, ये हार्ड वायर्ड है। तो भरत मुनि के 8 रसों के बाद नोट्स में लिखा है कि बाद में एक 9वां रस भी जुड़ गया, शांत रस। शांत रस, ये क्या था? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, निर्वेद। जिसका मतलब है दुनिया से एक तरह की टुकड़ी, वैराग्य या कह लीजिए मन की परम शांति। बाद के विद्वानों ने महसूस किया कि जैसे गुस्सा या प्यार एक मजबूत अनुभव है, वैसे ही मन का पूरी तरह शांत हो जाना भी एक बहुत गहरा और अलग किस्म का अनुभव है। इसलिए इसे भी एक रस माना गया। तो हो गए 9, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं होती। नोट्स में 2 और रसों का जिक्र है जी। जो मुझे लगता है हम सब ने महसूस किए हैं। एक तो वात्सल्य रस, यानी माँ बाप का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है। जी। और दूसरा भक्ति रस, यानी ईश्वर या किसी आराध्य के लिए जो प्रेम होता है। हाँ। इन्हें भी बाद में अलग रसों का दर्जा मिला। सूरदास के पद पढ़ लीजिए, जहाँ माँ यशोदा कृष्ण को दुलार कर रही हैं, वो वात्सल्य रस का समंदर है। सही। या फिर मीरा के भजन सुन लीजिए, वो भक्ति रस में पूरी तरह डूबे हुए हैं। यहाँ पर नोट्स में एक बात लिखी है जिसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। बताइए। लिखा है कि कुछ लोग वात्सल्य और भक्ति को श्रृंगार रस का ही हिस्सा मानते हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार और एक प्रेमी प्रेमिका का प्यार, ये तो बहुत अलग भावना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें रस के सिद्धांत की गहराई में ले जाता है। इसका कनेक्शन श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति से है। रति। रति का असल मतलब है गहरा अनुराग या लगाव। अब तर्क ये है कि लगाव का जो मूल इमोशन है वो तो एक ही है। अच्छा। बस उसका पात्र, यानी वो लगाव किसके लिए है, वो बदल जाता है। ओ, मतलब इमोशन का सोर्स कोड एक ही है, बस एप्लीकेशन बदल गया। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब ये लगाव नायक नायिका के बीच होता है तो वो श्रृंगार रस बन जाता है। ठीक है। जब यही लगाव माँ का अपनी संतान के लिए होता है तो उसका रूप बदलकर वात्सल्य हो जाता है। और जब किसी भक्त का अपने भगवान के लिए होता है तो वो भक्ति कहलाता है। तो मूल भावना अनुराग ही है, बस उसके प्रकट होने का संदर्भ और तरीका अलग है। कमाल है। मतलब ये प्यार के अलग अलग फ्लेवर हैं। एक तरह से कह सकते हैं। खैर, ये तो हुई रसों की गिनती। अब आते हैं उस सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था। ये भावनाएं जगती कैसे हैं? हमारे अंदर उत्साह तो है, पर वो सो रहा है, उसे जगाएगा कौन? हाँ। यहीं पर नोट्स का वो फ्लोचार्ट काम आता है जो रस के अंगों की बात करता है। पहला तो स्थायी भाव हो गया जो हमारे अंदर है। अगला क्या है? अगला और सबसे जरूरी हिस्सा है विभाव। विभाव। विभाव का सीधा सा मतलब है कारण, वो वजह जिससे हमारा सोया हुआ स्थायी भाव जागता है।
बीज तो है, पर उसे पानी तो चाहिए अंकुरित होने के लिए। विभाव वही पानी है। ठीक है। कारण नोट्स इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये फिर से बड़े टेक्निकल शब्द लग रहे हैं। पर इनका मतलब बहुत सीधा है। आलंबन वो व्यक्ति या वस्तु है जिसे देखकर या जिसके बारे में सोचकर मन में भाव जगता है। आलंबन यानी सहारा। बिल्कुल, जिसके सहारे भाव खड़ा होता है। और उद्दीपन वो चीजें हैं जो उस जगे हुए भाव को और भड़काती हैं या तेज करती हैं। एक मिनट, मैं अभी भी आलंबन और उद्दीपन में थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। क्या हम इसे किसी फिल्म के उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर। शायद वो ज्यादा आसान हो। मान लीजिए शोले फिल्म का वो सीन है जहां गब्बर सिंह ठाकुर के परिवार को मार देता है। वहां ठाकुर के मन में गुस्सा या दुख का भाव जगता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ ठाकुर के मन में क्रोध और करुणा का भाव जगाने का मुख्य कारण कौन है? गब्बर सिंह। तो गब्बर सिंह हुआ आलंबन। अच्छा। अब उस गुस्से को और भड़काने वाली चीजें क्या हैं? गब्बर की वो क्रूर हंसी, उसके डायलॉग्स, जलता हुआ घर, हाँ हाँ। ये सब माहौल को और गंभीर बना रहे हैं, गुस्से की आग में घी डाल रहे हैं। हाँ। ये सब हुए उद्दीपन। समझ गया। तो आलंबन है किसके कारण और उद्दीपन है किन चीजों के कारण वो भाव और बढ़ गया। सही पकड़ा। आलंबन द हु है और उद्दीपन द व्हाट एंड द हाउ। बिल्कुल। अब जब भाव जाग गया तो हमें पता कैसे चलेगा? मतलब उसका कोई सबूत? बिल्कुल, यहीं पर तीसरा अंग आता है, अनुभाव। अनु का मतलब है पीछे या बाद में। तो अनुभाव वो शारीरिक हरकतें या प्रतिक्रियाएं हैं जो भाव के जागने के बाद दिखाई देती हैं। इमोशन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन। हाँ, एक तरह से। जैसे गुस्से में आंखें लाल हो जाना या मुट्ठियां भींच जाना। एकदम सही। ये कायिक यानी शरीर से जुड़ा अनुभाव है। नोट्स में इसके और भी प्रकार है, जैसे वाचिक यानी गुस्से में कुछ कड़वा बोल देना। लेकिन सबसे दिलचस्प है सात्विक अनुभाव। ये वो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बहुत आकर्षक लगा। जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच, पसीना आना, स्वेद, आवाज का कांपना, स्वर भंग, या आंखों में आंसू आ जाना, अश्रु। मुझे याद है एक फिल्म का क्लाइमैक्स देखते हुए अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो वो एक सात्विक अनुभव था जिसे मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस हो गया। जी, वो इस बात का पक्का सबूत है कि आप उस कला के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे और रस का अनुभव कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक कवि या फिल्म मेकर इन अंगों को एक रेसिपी की तरह इस्तेमाल कर सकता है कि थोड़ा उद्दीपन डालो, एक सात्विक अनुभव दिखाओ और दर्शक को रोना आ ही जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सैद्धांतिक रूप से हाँ, एक अच्छा कलाकार यही करता है। वो जानबूझकर ऐसे विभावों का ताना बाना बुनता है जो दर्शक के मन में इच्छित स्थायी भाव को जगा सके और उसे अनुभवों के जरिए प्रकट होने पर मजबूर कर दे। तो अब हमारे पास तीन चीजें हो गई, स्थायी भाव, अंदर का इमोशन, विभाव उसे जगाने वाला कारण, और अनुभाव, शरीर पर उसका असर। जी। अब ये चौथा और आखिरी अंग क्या है? संचारी भाव। नोट्स कहते हैं कि ये 33 होते हैं। संचारी भावों को पानी के बुलबुलों की तरह समझिए। पानी के बुलबुले। हाँ, ये वो छोटी छोटी भावनाएं हैं जो मुख्य स्थायी भाव के साथ साथ थोड़ी देर के लिए आती जाती रहती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ये स्थायी नहीं होती, लेकिन मुख्य भाव को और गहरा और रंगीन बना देती हैं। तो क्या ये संचारी भाव मुख्य रस के फ्लेवर को बदलते हैं? जैसे मान लीजिए स्थायी भाव रति यानी प्रेम है, तो क्या चिंता का संचारी भाव जुड़ जाए तो वो एक बेचैनी वाला प्यार महसूस होगा? और अगर हर्ष यानी खुशी का संचारी भाव जुड़े तो वो एक अलग तरह का प्यार लगेगा। आपने एकदम सही पकड़ा है। यही उनका काम है। प्रेम के साथ कभी खुशी होती है, कभी शक, कभी शर्म, कभी बेचैनी। हाँ। ये सब संचारी भाव है जो आते जाते रहते हैं और प्रेम के अनुभव को और ज्यादा वास्तविक और बहुआयामी बनाते हैं। इनके बिना कोई भी रस एक आयामी और सपाट लगेगा। वाह। तो ये है पूरा मैकेनिज्म, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब जब हम ये कोड समझ गए हैं तो चलिए इन नोट्स में दिए गए कुछ उदाहरणों पर इसे लागू करके देखते हैं। जरूर। एक दोहा है, एक ओर अजगर हैं लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मुरुछा खाए। एक यात्री है जिसके एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ शेर, और वो बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया।
चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, यहाँ स्थायी भाव क्या होगा? जाहिर है, भय यानी डर, तो ये भयानक रस है। सही। अब विभाव ढूंढते हैं। आलंबन क्या है? डर किसकी वजह से लग रहा है? अजगर और शेर, तो वो हो गए आलंबन। ठीक है। और उद्दीपन, शायद उनका भयानक रूप, जंगल का अकेलापन, ये सब डर को और बढ़ा रहे हैं। सही। और अनुभव यानी यात्री के शरीर पर क्या असर हुआ? उसका विकल यानी बेचैन होना। और आखिर में मुरूछा खाए यानी बेहोश हो जाना। बिल्कुल। और इस दौरान उसके मन में जो घबराहट, चिंता, शंका जैसे बुलबुले उठे होंगे, वो हो गए संचारी भाव। कमाल है, सिर्फ 2 पंक्तियों में डर का पूरा इकोसिस्टम बना दिया कवि ने। बिल्कुल। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, ये बहुत प्यारा है। जसोदा हरी पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल्हावे जोई सोई कछु गावे। माँ यशोदा बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, दुलार कर रही हैं और कुछ कुछ गा रही हैं। इसे पढ़ते ही मन में एक ममता और स्नेह का भाव आता है। तो ये वात्सल्य रस हुआ, जिसका स्थायी भाव वत्सल है। जी। यहाँ आलंबन कौन है? स्नेह किसके लिए है? बालक कृष्ण, तो कृष्ण आलंबन है। और उद्दीपन? वो पालना, माँ का गाना, ये सब उस ममता के भाव को और जगा रहे हैं। और अनुभव? यशोदा का वो झुलाना, दुलार करना, मुस्कुराना, ये सब उनके शारीरिक एक्शन हैं। जी। और उनके मन में जो खुशी, जो गर्व, जो हल्की सी चिंता बच्चे के लिए होगी, वो सब संचारी भाव हैं। ये तो सच में एक रेसिपी की तरह काम कर रहा है। तरुण रस, ये उस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने का एक फ्रेमवर्क है कि कोई कहानी हमें क्यों और कैसे प्रभावित करती है। ये हमें एक दर्शक से एक विश्लेषक बना देता है। बिल्कुल। तो आज हमने इन नोट्स की मदद से रस के पीछे के पूरे कोड को क्रैक कर लिया। हमने देखा कि कैसे 8 रसों से शुरुआत होकर 11 रसों तक का सफर तय हुआ। और सबसे जरूरी, हमने उसके 4 अंगों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के पूरे सिस्टम को समझा, जो मिलकर एक भावनात्मक अनुभव को जन्म देते हैं। और इन नोट से सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि रस कोई चीज नहीं है जो कविता की लाइनों में या फिल्म के सीन में रखी हो। अच्छा। रस एक अनुभव है जो पढ़ने वाले या देखने वाले के मन में पैदा होता है। कलाकार तो बस विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का एक ऐसा कॉकटेल तैयार करता है जिससे आपके अंदर सोया हुआ स्थायी भाव जाग जाए और आप उस आनंद या उस भावना का अनुभव कर सकें। बिल्कुल। कला की सफलता इसी में है कि वो उस अनुभव को कितनी मजबूती से पैदा कर पाती है और अंत में हमारे श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। ये नोट्स तो कविता पर केंद्रित थे, लेकिन क्या रस का ये ढांचा आज के दौर की हर कला पर लागू नहीं होता? जरा सोचिए, जब आप कोई सुपर हीरो फिल्म देखते हैं तो क्या उसमें वीर रस नहीं होता? होता है। क्या विलन आलंबन नहीं है? क्या स्पेशल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर उद्दीपन का काम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। और जब हीरो जीतता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाना क्या अनुभव नहीं है? या फिर कोई वीडियो गेम खेलते हुए मुश्किल लेवल को पार करने पर जो उत्साह और खुशी मिलती है, हाँ, क्या उसमें भी रस के यही अंग काम नहीं कर रहे होते? सही बात है। इस फ्रेमवर्क से आज की कला को देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको शायद हर कहानी के पीछे का ब्लूप्रिंट नजर आने लगेगा।